फिर आपको झटका लगे रिजल्ट आने के बाद और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। तो मैच द फॉलोइंग पेपर को ईजी बनाती है, लेंदी नहीं बनाती। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 का कट ऑफ क्या होने वाला है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर लोग डिसाइड करते हैं कि हमें आगे पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर काउंसलिंग तक वेट करना चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें इस कट ऑफ तक कॉलेज मिल जाए, ये सोच के। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि कई बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है, जिनको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। अब ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग मेन बात करने वाले हैं कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, ताकि आप आगे का डिसाइड कर पाओ कि आगे आपको क्या करना चाहिए। तो ये तो आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि कट ऑफ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कट ऑफ मेनली डिपेंड करता है आपके कि कितने स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना है। अब स्टूडेंट्स कितने अपियर हो रहे हैं ये सबको पता है कि 2022 में 17 लाख ने दिया था, 2023 में 20 लाख ने, और 2024 में 23 लाख ने एग्जाम को दिया था। ठीक है, अगर हम लोग देखें 23 से 24 में 3 लाख एस्पिरेंट्स आपके बढ़ गए। अब ये सारे के सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि सारे पढ़ने वाले ही हैं, इनमें कुछ ही बच्चे हैं जो आपका कंपटीशन एक्चुअली में राइज करते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ सीट्स भी आपकी बढ़ती है हर साल, तो इस साल भी आपके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे, और ये दोनों मिलकर आपस में ऑलमोस्ट कंपनसेट कर देती है कि जितना नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ा उतना सीट भी बढ़ गया। उस हिसाब से पूरा तो नहीं कंपनसेट कर पाती, लेकिन ऑलमोस्ट कर देती है। तो मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल होता है मेरे हिसाब से, और उसी के ऊपर हम लोग मेन बात करने वाले हैं, क्योंकि इस पर बहुत लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि पेपर हार्ड था 2023 के मुकाबले, और कुछ कह रहे हैं कि पेपर ईजी था, और उसी के ऊपर हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। सारे के सारे यहाँ पे फैक्ट्स पे बात होगी। आपको पता है मैं यहाँ पे कुछ भी अपने मन से बना के बात नहीं बोलता हूँ, तो वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप 2023 को 2024 से कंपेयर करो सब्जेक्ट वाइज, तो फिजिक्स में आपको दिखता है कि 2023 में आपके इजी क्वेश्चंस कितने थे, 32 थे, लेकिन वहीं पे 2024 में इजी क्वेश्चंस आपके 22 ही थे। तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस आपके कम हो गए। इजी क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, आपका आंसर आ गया। मीडियम क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो 2023 के मुकाबले मीडियम क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पे जहाँ 12 क्वेश्चंस मीडियम थे, इधर आपके 22 क्वेश्चंस आपके मीडियम है। तो मतलब कि आपके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपके मीडियम में बढ़ गए। और ये मीडियम क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि होते तो आसान है, कर तो आप लोगे, लेकिन थोड़ा आपको टाइम लगता है। तो यही वो क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर को लेंदी बनाती है मोस्टली। डिफिकल्ट तो होते ही, चलो डिफिकल्ट तो अगर ज्यादा हो गया तो पेपर डिफिकल्ट हो गया, लेकिन मेनली जो लेंदी बनाती है पेपर को मीडियम क्वेश्चन ही बनाती है। तो इससे आप यहाँ देख सकते हो कि जो 2023 के मुकाबले 2024 का पेपर था वो थोड़ा लेंदी था, और एकदम सही बात है। जो भी ये बोल रहे हैं कि लेंदी पेपर है, मैंने भी देखा खुद से। 2023 का पेपर भी मैंने एनालाइज किया था, 24 का मैंने पेपर देखा, तो मेरे को दिख रहा था कि हाँ डेसिमल वाले जो कैलकुलेशंस थे वो थोड़े ज्यादा थे, और आप डायरेक्टली आंसर्स को नहीं टिक कर पा रहे थे, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। तो इसलिए वो लेंदी पेपर तो आपका था। तो अगर मैं कंपेयर करूं डायरेक्टली 2023 और 24 को, तो आपका 24 का पेपर थोड़ा लेंदी था। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर। और केमिस्ट्री में अगर आप ऊपर से देखोगे कि कितने इजी, कितने मीडियम, कितने डिफिकल्ट, तो उससे आपको दिखेगा कि जो 2024 का पेपर है वो 23 के मुकाबले आपका डिफिकल्ट आया है, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने ध्यान से देखा कि अगर आप देखते हो 23 में कितने एआर के क्वेश्चन थे, वो 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, और चारों के चारों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आप ध्यान से जाओगे उसमें करने के लिए, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा एआर और उसको आपको रीजन भी आपको समझ कि हाँ ये सही कह रहा है, आपको उसमें सोचना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर आप 24 में देखोगे तो एआर क्वेश्चन एक भी नहीं आया था, 0 एआर क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आपका एक उस पेपर का डिफिकल्टी कम होता है। दूसरा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखोगे तो चलो वो आपके 24 में ज्यादा थे। चलो ठीक है, मैच द फॉलोइंग अगर देखते हो तो ये काफी ज्यादा पेपर को इजी बनाती है। पता नहीं कौन लोग कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग पेपर को लेंदी बनाती है, पता नहीं। आपको बस एक ऑप्शन ढूंढना पड़ता है जो आपको पता है, एक या 2 ऑप्शन में आपका आंसर टिक हो जाता है। तो मैच द फॉलोइंग पेपर को इजी बनाती है, लेंदी नहीं बनाती, इस गलतफहमी में मत रहना। तो मैच द फॉलोइंग की अगर आप बात करोगे तो 2 क्वेश्चन आए थे आपके 2023 में, लेकिन 24 में आपके 7 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन का डिफरेंस है, जो कि काफी ज्यादा ईजी हो गए। और मैंने सारे मैच द फॉलोइंग देखा, एक भी नहीं देखा मेरे को जिसमें लोगों को ज्यादा सोचना पड़े। उसके बाद मोर देन 1 स्टेटमेंट में देखोगे तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 4, तो ये भी आपका कम हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको दिखता है कि हाँ चलो 2024 का भी जो पेपर है वो आपका केमिस्ट्री का इजी ही था 2023 के मुकाबले। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कंपेयर करोगे सेपरेटली, तो डेफिनेटली फिजिकल केमिस्ट्री 24 का ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, यहाँ पे जो फिजिकल केमिस्ट्री था 24 का ज़्यादा अच्छा पूछा गया था। लेकिन अगर आप मेन जो ये तो 15 ही क्वेश्चन हुए, लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक को अगर कंपेयर करते हो तो उसमें आपका 23 के ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। अब क्योंकि 24 में ज़्यादा ईजी आए थे एज कम्पेयर 23, तो ये भी आपके पेपर को ईजी बनाता है। तो यहाँ से तो आपको देख के लग रहा है कि 2024 का पेपर आपका केमिस्ट्री का हार्ड आया है, लेकिन जब आप उसको डीप एनालाइज करते हो तो आपको दिखता है कि नहीं, केमिस्ट्री का पेपर सही में ईजी है। और किसी भी बच्चे ने अगर 2023 और 2024 दोनों पेपर दिया है और उसने अच्छे से एनालाइज किया, उसके अच्छे मार्क्स आए 24 में, तो कमेंट करके बताना कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं गलत कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पूछते हुए कि भैया आपने कैसे कह दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी इजी है 2024 की, तो आप सीधे से खोल के देख लेना, आपको जो 2023 में अच्छे रिएक्शंस के क्वेश्चंस मिलेंगे 24 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे वैसे क्वेश्चन।
ठीक है, आगे चलते हैं, बायो की बात करते हैं। अब बायो में लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया बायो का पेपर लेंदी आ गया है लेकिन फिर भी पेपर ईजी है। अब ये कैसे हो सकता है? तो सही से बात बोल ही नहीं पा रहे, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है। अब अगर आप 2023 को 24 के बायो से कंपेयर करो तो यहाँ भी आपको देख के लगेगा ऊपर से कि नहीं, बायो जो है 24 की ही अच्छी आई थी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो मीडियम क्वेश्चन थे वो 24 में ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इन मीडियम क्वेश्चन में मेनली टीचर्स ने क्या किया है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को इंक्लूड करके रखे और उसी को वो मान रहे कि वो मीडियम क्वेश्चंस हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप नीचे आओगे और आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन वाइज अगर मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो 23 में सिंगल करेक्ट जो क्वेश्चन थे वो 51 थे, लेकिन 24 में सिंगल करेक्ट कम थे, 45 ही थे। ठीक है, जो आप देखते एक ऑप्शन देखते टिक करते हो वैसे क्वेश्चन कम हो गए थे 24 में। नंबर ऑफ करेक्ट मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें पूछते हैं कि बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या कितने स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, वैसे क्वेश्चंस आपके 23 में 12 थे और 24 में वैसे क्वेश्चन 13 थे। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन बढ़ गया, तो आपको लग रहा है 24 का लेवल है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर आप नीचे आओ तो AR क्वेश्चन देखते हो, जो कि मेन आपको दिक्कत देती है, वो 8 क्वेश्चन आए हुए थे आपके 23 में, लेकिन AR क्वेश्चन कम आया था 24, 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आप गलतियां करते हो वो आप नहीं करोगे। अच्छा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपके 24 में कम थे एज कम्पेयर टू 23। अब अगर आप मैच द फॉलोइंग को देखते हो तो 23 में आपके 18 क्वेश्चन आए हुए थे और 24 में आपके 30 क्वेश्चन आए थे, मतलब कि 12 मैच द फॉलोइंग आपके ज्यादा आए थे 24 में। और ये पेपर को लेंदी नहीं बनाता है, जो भी ये कह रहा है वो आपके मन को खुशी दे रहा है, पेपर को ये इजी बनाता है। क्योंकि अगर आप कोई भी समझदार बच्चा है, किसी से भी आप पूछ लेना मैच द फॉलोइंग में, आपको सारे के सारे ऑप्शंस को नहीं देखना पड़ता है। आप एक ऑप्शन देखते हो उसमें से आपका आंसर मिल जाता है। मोस्टली आपको कभी कभी ही 2 ऑप्शन देखना पड़ता है। ठीक है, तो उन चारों में से सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन है वो पहले वो ऑप्शन देखता है और मोस्टली वहीं से आपको आंसर मिल जाता है। और उसके बाद ही कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दूसरा ऑप्शन भी कंफर्म करना पड़ता है। तो ये आपके पेपर को ईजी बनाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके 2024 का बायो जो है वो ईजी था एज कम्पेयर टू 23। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि एक फिजिक्स ही था 24 का जो लेंदी था, बाकी बायो केमिस्ट्री दोनों ही ईजी थी आपकी एज कम्पेयर टू 23। ठीक है, ईजी नहीं कह रहा हूँ मैं डायरेक्टली, एब्सोल्यूट ईजी नहीं, रिलेटिवली ईजी था 23 के मुकाबले। अच्छा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखी कि नीट 2024 का जो पेपर है मेरे हिसाब से ईजी लग रहा है मुझे। और बाकी बच गई बात कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस की, तो 3 कॉन्ट्रोवर्शियल आपके क्वेश्चन आए हुए थे। एक एटम वाला जो फिजिक्स में आया था, ठीक है, जिसमें ईच एटम होगा या मोस्ट एटम होगा, इस पे डाउट आ रहा है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में आपका ईच लिखा हुआ है और न्यू वाले एनसीईआरटी में आपका मोस्ट लिखा हुआ है। ठीक, अब उसमें एनटीए पे ही डिपेंड करता है आंसर क्या देती है। बाकी मैं आपको इसके ऊपर भी शॉर्ट्स बना के बता दूंगा कि क्या मेरे को क्या लगता है इसका आंसर। ठीक है, बाकी जो 2 क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल थे वो आपके सेक्शन बी में आए थे, बायो सेक्शन में। एक बॉटनी का था, एक जूलॉजी का था। एक क्वेश्चन आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला आया हुआ था, जिसमें रिलेटिव परमेबिलिटी उन्होंने पूछा था कि क्लोरोप्लास्ट का ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का ज्यादा होता है। और एक क्वेश्चन आया था आपका जीपीपी एनपीपी वाला, तो वो दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, लेकिन वो दोनों ही सेक्शन बी में था। तो कोई भी अगर समझदार बच्चा होगा तो उसने उस क्वेश्चन को मोस्टली छोड़ दिया होगा। तो बायो वाले क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन को तो मैं नहीं गिन रहा हूँ कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि वो सेक्शन बी में था। उसको मोस्टली जिनको डाउट होगा उन्होंने छोड़ा नहीं है, तो फिर उन्होंने गलती करी है। ठीक है, और जो एटम वाला क्वेश्चन है वही एक मैं मान रहा हूँ कि उसमें दिक्कत करी होगी बच्चों ने, और उसमें मोस्टली लोगों ने उसका करेक्ट ही आंसर दिया। मैंने पोल करवाया था टेलीग्राम पे, तो मोस्टली उन लोगों ने बोला कि हमने उसको करेक्ट ही माना है उस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो ये तो अब एनटीए बताइए कि वो सही है गलत है। तो इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन या जहाँ पे आपको फंसाया जा सकता था वो क्वेश्चन आपके कम थे। तो कट ऑफ तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है मेरे हिसाब से। मैं आपको यहाँ पे खुशी नहीं देने आया हूँ कि आपको मैं बोल दूँ कि कट ऑफ कम जाने वाला है, होप क्रिएट कर दूँ और आप सोच के बैठे रहो काउंसलिंग तक, और फिर आपको झटका लगे रिजल्ट आने के बाद और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। नीट 2021 में जब मेरे 587 मार्क्स बन रहे थे तो बहुत लोगों ने हवा बना दिया था कि पेपर तो 2018 के लेवल का है। ठीक है, तो हमने देख लिया भैया 18 के लेवल का जो कट ऑफ था वो तो कम आया था, तो हम बैठे हुए थे आराम से इंतजार में। लेकिन ऐसा हुआ, रिजल्ट जब आया तो रैंक बनी 24,000 के आसपास कुछ रैंक थी। और उससे पहले मैंने, क्योंकि मेरे को कंफर्म हो गया था कि चलो हो जाएगा सीट, तो मैं भाई साहब आराम से दिल्ली वगैरह घूम रहा था दोस्तों के साथ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि नहीं, गलती हो गई, अब हम लोग को फिर से तैयारी करनी होगी। तो जो टाइम वेस्ट हुआ वो नहीं होता अगर मेरे को किसने पहले बोल दिया होता डायरेक्टली कि भाई कट ऑफ तो ऊपर ही जाएगी चाहे कुछ भी कर ले। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ कि कट ऑफ ऊपर ही जाएगा। इस होप में मत रहो कि 2024 जो है हार्ड आया है 23 से ना ऊपर जाएगा। इसका मैं कह सकता हूँ कि काफी ऊपर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्क्स बच्चे बता रहे हैं और जिस हिसाब से 700+, 690, 680 के स्कोर्स दिख रहे हैं, लग रहा है कि पेपर जो है वो काफी अच्छे से बच्चों ने सॉल्व किया और कट ऑफ काफी ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो मैंने कट ऑफ बनाया है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है EIQ का मॉपअप राउंड तक का कट ऑफ होगा वो ये होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरल का 23 में 610 था, लेकिन नीट 2024 में मान रहा हूँ कि 620 से ±5, मतलब 615 भी हो सकता है और 625 तो नहीं जाएगा, लेकिन 622, 623 के आसपास जा सकता है। तो 620 के ऊपर अगर कोई है तो अपने आप को सेफ मान सकता है, लेकिन उसके नीचे तो ऑलमोस्ट तैयारी करते रहे, क्योंकि जनरल वालों का भरोसा नहीं, क्योंकि वैसी सीट कम है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। ओबीसी में 605 और अगर नीट 2024 की बात करो तो 612 ±5। ठीक है, सेम EWS के लिए 610 ±5।
SC और ST के लिए 520 ±5 और 480 ±5। ये मेरे हिसाब से कट ऑफ जाने वाला है मॉपअप तक। स्टे का मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि स्टे में कुछ भी वो लक पे डिपेंड करता है कि किसको कहाँ पे क्या सीट मिल गया। और ये AIQ का बता रहा हूँ, बहुत ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे AIQ से कम कट ऑफ जाता है तो उनको वहाँ पे सीट मिल जाएगी। जैसे मान लो किसी का 610 है लेकिन वो MP में है तो उसको आराम से सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो वैसे स्टेट की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट वाइज कट ऑफ आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे AIQ की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, राजस्थान, दिल्ली, जहाँ पे कट ऑफ काफी ऊपर जाता है। वहाँ पे आपको इन स्कोर से तो ज्यादा ही लाना होगा अगर आपको सीट चाहिए स्टेट कोटा के थ्रू, नहीं तो आपको फिर AIQ के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इसके आसपास ही कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। ये होप मत करना कि 610 से नीचे चला जाएगा, तो वो कभी नहीं होगा। 23 से तो ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, इसका आप लिख के दे दो कहीं भी आपको चाहिए तो। और इसी के अकॉर्डिंग आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं आप अपने से सोच लो कि मेरे को तैयारी जारी रखनी चाहिए या फिर मेरे को काउंसलिंग का वेट करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगले वीडियोस में भी मैं आपको आगे क्या करना चाहिए उस पर गाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड लक।